ऐसे ही का तमाम ये कंबोज लाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। कौन सी खबर है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। मनी सेंट्रल में रोज़ इस बात की होड़ होती है कि हमारे पास कौन सी प्रमुख खबर है जिसे हम शामिल करें, और आज हमारे पास 2-3 महत्वपूर्ण खबरें तेल बाजार से जुड़ी हुई आ रही हैं, और इसके अलावा कुछ और ज़रूरी खबरें हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग बाज़ारों से हमारे पास उपलब्ध हैं। उनके बारे में शुभम बताएंगे। बिल्कुल, उन खबरों के लिए आप देखिए ऑन द शो। शुरुआत होगी आज कच्चे तेल से। क्यों शांत हो गया कच्चे तेल का उबाल? क्या वाकई घटने लगी महंगाई? इस पर चर्चा करेंगे। क्या शेयर बाजार छोड़ रहे छोटे निवेशक? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट में पता चलेगा। बढ़ने वाले हैं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के दाम। क्या टेलीकॉम सेवाएं देगा अदानी समूह? और श्रीलंका में लगी इमरजेंसी, अब क्या होगा? इन तमाम मुद्दों पर आज के मनी सेंट्रल में बात होगी, लेकिन शुरुआत कच्चे तेल से। अर्थव्यवस्था के लिए महंगे क्रूड ऑयल की चुनौती अब थोड़ी शांत होती दिख रही है। विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव $100 के करीब है। कल के कारोबार में $100 के नीचे भी आ गया था। WTI क्रूड, जो दूसरा एक्सचेंज है, वहां पर जो क्रूड का भाव है वो $95 के करीब है। दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंका गहराने से कच्चे तेल की मांग प्रभावित होने के आसार हैं, और इसकी वजह से कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। कमोडिटी एक्सचेंज पर भी कच्चे तेल के लिए नेट लॉन्ग पोजीशन करीब 2 साल के निचले स्तर पर है। नेट लॉन्ग पोजीशन मतलब कि भविष्य में तेजी देखकर या मंदी देखकर जो लोग सौदे खरीदते हैं एक्सचेंज पर, उनको नेट लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। वो 2 साल के निचले स्तर पर। इसका मतलब कि ट्रेडिंग भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इस बीच ये कहा है कि दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई का सबसे खराब दौर अभी नहीं आया है, लेकिन इस बयान के बावजूद कच्चे तेल के भाव में नरमी देखने को मिल रही है। सर, क्यों दिख रही है ये गिरावट? क्या है इस नरमी की वजह? शुभम, अगर आप कच्चे तेल मार्केट के चार्ट को करीब से देखें तो जिन नेट लॉन्ग पोजीशन का जिक्र आपने किया है, उसका संकेत इस बात से भी मिलता है कि हेज फंड्स ने करीब 200 मिलियन बैरल के आसपास के फॉरवर्ड सौदे किए हैं पिछले 1-2 वीक में, जो तेल की बिकवाली के सौदे हैं, जो ये बता रहे हैं कि पहली बार मंदी की संभावना का दबाव कच्चे तेल के बाज़ार पर दिखाई दे रहा है। हालांकि ये बाज़ार पर दबाव उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि हमें अन्य कमोडिटीज़ पर दिखाई दिया है, और यहाँ कच्चे तेल का बाज़ार 2 परस्पर विरोधी हिस्सों के बीच में खिंचता दिख रहा है। एक तरफ मजबूत बियरिश ट्रेंड है और दूसरी तरफ मजबूत बुलिश ट्रेंड है, और दोनों एक दूसरे के साथ बराबर खिंच रहे हैं। और ये वॉलेटिलिटी कच्चे तेल बाजार में कई सारे और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के समानांतर चल रही है, और इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। बेरिश ट्रेंड कहाँ से आ रहा है? बेरिश ट्रेंड इस बात से आ रहा है कि कोविड का एक नया वायरस मिला चाइना में, मास टेस्टिंग होना शुरू हुई। ऐसा लग रहा है कि चाइना में लॉकडाउन की नौबत आएगी। मंदी का ट्रेंड कहाँ से आ रहा है? अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की संभावनाओं के आकलन बड़े होते जा रहे हैं, 50 से 60% के आसपास पहुँच रहे हैं। यूरोप में मंदी और ज़्यादा गहराने की संभावना है। हम आज चर्चा करेंगे कि यूरो की पैरिटी $1 रह गई है। ये संभावनाएं ऐसी हैं जो कच्चे तेल की मांग को कम करने की पर केंद्रित हैं, और इसलिए हमने तेल को 112-113 से घटकर 100 और 102 के आसपास आते देखा। हालांकि हमें पिछले 15 दिन में 2 ही बार ऐसा दिखाई दिया है जब तेल $100 से नीचे आया है, और उसके बाद कच्चे तेल ने 100 से ऊपर का स्तर मेंटेन करके रखा। ये बियरिश साइड की संभावना है। बुलिश साइड की संभावनाएं बाजार में 2 तरह से दिखाई दे रही हैं। एक ये कि लीबिया का कच्चे तेल उत्पादन बराबर फोर्स मेजोर में है, यानी वहाँ उत्पादन बंद है। सऊदी अरब की तरफ से उत्पादन बढ़ाए जाने की जो संभावना है, उसे लेकर बाजार में चर्चा है तेल बाजार में कि सऊदी अरब की अतिरिक्त क्षमता की बात तो की जा रही है, लेकिन वैसा होने की संभावना नहीं है। सबसे ज़्यादा निगाहें तेल बाजार में उस मुहिम पर हैं जिसमें कि रूस के कच्चे तेल की कैपिंग की जाएगी कि नहीं की जाएगी, और यदि रूस और कच्चे तेल की कैपिंग में कोई बदलाव होता है, वो ये नियम लागू होता है, तो तेल बाजार में आपूर्ति की समस्या होगी। और तीसरा और महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में तेल के आसपास हो रहा है, जो बाइडेन सऊदी अरब पहुँच रहे हैं, वो सऊदी अरब के
शासन को कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। पेच यहाँ शुभम यह है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से नीचे आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि फिर सऊदी अरब के ऊपर दबाव बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि बाजार में मंदी के संकेत पहले से ही दिखने लगेंगे। तो ये माना जा रहा है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें $110-120 के आसपास होती तो शायद जो बिडेन की बात में इतना दम होता कि कच्चा तेल महंगा है, लेकिन अब कच्चा तेल अगर अपनी ताकत से ही, मंदी के दबाव से ही पिघलने लगा है तो इसका मतलब है कि उत्पादन में बढ़ोतरी की गुंजाइश नहीं है। लेकिन सप्लाई साइड से, आपूर्ति की दृष्टि से कच्चे तेल पर दबाव लगातार बना हुआ है। अभी भी ओपेक देशों के पास पर्याप्त उत्पादन नहीं है, करीब 2.5 मिलियन बैरल पर डे उनके टारगेट से कम उत्पादन बाजार में हो रहा है। तो ये उतार चढ़ाव और खींचतान कच्चे तेल के बाजार में अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। सर, आईईए भी इसी सप्लाई चेन की बात कर रहा है या उसको कुछ और घटता दिख रहा है, जो वो कह रहा है कि सबसे खराब दिन तो अभी आए नहीं है? आईईए ने कई सारे आयामों को ध्यान में रखकर बात कही है, जैसे कि ईरान और रूस के बीच में जो नया गठजोड़ शुरू हो रहा है। पुतिन एक मीटिंग के लिए तेहरान जाने वाले हैं, जहां ईरान और टर्की मिलेंगे। रूस में को पहली बार पुतिन को ये जो ऑयल प्राइस कैपिंग की मुहिम है, इससे चुनौती महसूस हो रही है। इससे पहले तक रूस ने एनर्जी को, गैस को एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ उनके जो पुराने कस्टमर हैं, जिन कस्टमर्स को वो सैंक्शंस को बाईपास करके तेल बेच रहे थे, रूस और चीन और भारत जैसे देशों को सैंक्शंस के बाहर से बेच रहे थे, वो भी इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि कैपिंग कर दी जाए, क्योंकि इसमें उनका और ज़्यादा फायदा है। अभी वो $70-72 पर बैरल में, $80 पर बैरल में तेल खरीद रहे हैं। अगर मान लीजिए $60 $70 की कैपिंग हो गई तो भारत और चीन जैसे देशों के लिए इसका फायदा होगा। तो उन्हें लग रहा है कि शायद दुनिया में रूस के तेल का मूल्य तय करने पर सहमति बन जाए। ईरान एक दूसरा बड़ा प्रोड्यूसर है, जिसने अभी हाल में बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए अपने कच्चे तेल की कीमत रूस से भी नीचे कर दी, और चीन ने बड़े सौदे ईरान के तेल के आयात को लेकर किए। तो ईरान और रूस मिलकर तेल बाजार में एक नया गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कूटनीतिक गठजोड़ है, पर उसका सीधा असर बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति पर दिखाई देगा। एक चीज ये, इस बात की तरफ आईईए ने इशारा किया, लेकिन खुलकर नहीं किया। दूसरी बात जो आईईए ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, उसका कहना यह कि अगर मौजूदा परिस्थिति में दुनिया का कोई भी देश या कोई भी तेल उत्पादक देश, यहाँ तक कि अरब देश जिनके पास तेल उत्पादन बढ़ाने की क्षमताएं हैं, वहाँ तेल की प्राप्ति कम मेहनत से हो जाती है, उन्हें भी अगर अपनी तेल उत्पादन क्षमताएं बढ़ानी होगी तो 3 से 4 साल लगेंगे नए निवेश करके, नए तरीके के रिस्क लगाने में, उत्पादन बढ़ाने में। यानी जो सप्लाई और डिमांड की पोजीशन है वो अगले 3-4 सालों तक ठीक होने वाली नहीं है। और इसलिए आईईए तेल बाजार में या ऊर्जा बाजार में, उसने एनर्जी बाजार में संकट का जिक्र किया। इसमें केवल कच्चा तेल ही नहीं है, इसमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, कोल और बाकी चीज़ें भी शामिल हैं। इसलिए उसका कहना है कि कच्चे तेल ऊर्जा बाजार में अभी और संकट सामने है। संभावना यह है कि अगर एक कैपिंग आती है तो रूस ईरान के साथ मिलकर ज़्यादा रिटेलिएट करेगा, और आपूर्ति अगर बाजार में बंद हुई रूस और ईरान की, तो फिर कच्चे तेल की कीमतों को एक बार काफी खोलने का अवसर मिलेगा। ये उलझी हुई बिसात है जिस पर हम लगातार मनी सेंट्रल में नजर रखे हुए हैं और आपको बता रहे हैं कि तेल बाजार में और तेल की कूटनीति में दुनिया में क्या हो रहा है। बिल्कुल, और कूटनीति देखिए कितनी असरदार है कच्चे तेल की, कि जो बाइडेन दौरा कर रहे हैं अरब का, जेनेट येलेन एशिया घूम रही हैं और पुतिन ईरान जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सब यही साधने में लगे हैं कि कच्चे तेल की कीमतें बनी रहें ऐसे स्तर पर जो तेल की कीमतें कम हो और बढ़ें। अब एक किस्म से इस तरीके की दो धड़ों में लोग बच गए हैं। अमेरिका कच्चे तेल की कीमतों को कम करना चाहता है और पुतिन कच्चे तेल की कीमतों को ऊंचा रखना चाहते हैं, और ये खींचतान पूरी की पूरी लड़ाई, नाटो वर्सेस रशिया की पूरी लड़ाई एक तरह से कच्चे तेल के बाजार में आकर बैठ गई है। बिल्कुल। अब बात महंगाई की। जून के दौरान रिटेल महंगाई में लगातार दूसरे महीने नरमी देखने को मिली है। हालांकि महंगाई दर अब भी उस स्तर से ऊपर है जिस स्तर को रिजर्व बैंक टॉलरेंस लेवल या कहिए सहनीय स्तर मानता है। जून के दौरान रिटेल महंगाई 7.01% दर्ज की गई, जबकि रिजर्व बैंक का टॉलरेंस लेवल 6% का है। शहरी क्षेत्रों में महंगाई दर 7% से नीचे दर्ज की गई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई ज़्यादा है। वहाँ महंगाई की दर 7.09% है। जून के दौरान रिटेल महंगाई को 7% से ऊपर रखने में सबसे ज़्यादा योगदान सब्जियों का रहा। सब्जियों की महंगाई 17% से ज़्यादा दर से बढ़ी है, यानी कि पिछले साल इन दिनों में आप 100 रुपये में जो सब्जी खरीद रहे थे उसको खरीदने के लिए इस साल 117 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा मसाले, जूते और कपड़ों की महंगाई की ऊपरी स्तर पर बनी हुई है, इनकी भी महंगाई। राज्यों की महंगाई की बात करें तो तेलंगाना में आंकड़ा 2.5 के ऊपर है। तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल में महंगाई राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है।
सर, महंगाई के भीतर क्या है? क्या आपको लगता है कि महंगाई किस प्रकृति की हो गई है? महंगाई के भीतर कुछ इस हफ्ते के इस महीने के आंकड़ों में इस बात की संभावना थी कि हमें हल्की सी मामूली नरमी दिखाई देगी। मोटे तौर पर महंगाई लगभग वही है जहां पहले थी। बहुत कम संशोधन या गिरावट दिख रही है, पर इसके भीतर की तस्वीर थोड़ी ज़्यादा दिलचस्प है, जिसको हम अंदर से महंगाई के आंकड़े खोलकर देखने की समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोर इन्फ्लेशन लगभग 6% के आसपास है, 5.95% के पर थी। यानी कोर इन्फ्लेशन अभी आरबीआई की जो सहनीय स्तर उसी पर खड़ी हुई है। जब तक वो नीचे नहीं आएगी तब तक बाकी जरूरी चीज़ों की, कोर इन्फ्लेशन की जब बात करते हैं शुभम, तो इसमें ऊर्जा और खाद्य उत्पादों की महंगाई शामिल नहीं होती। यानी जो सबसे जटिल और जिद्दी महंगाई है वो अभी भी आरबीआई के सहनीय स्तर 6% के ऊपर बनी हुई है। मामूली सी कमी है जो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। खाद्य महंगाई लगभग 8% के आसपास थी, जिसमें कमी है, पर 7.75% के आसपास दिखाई दे रही। ये दो बड़े हिस्से हैं जो महंगाई की अंतर्धारणा को या महंगाई के अंदर ही अंदरूनी ढांचे में भी मजबूती, ताकत है और बढ़ने की गुंजाइश है, ये दिखा रहे हैं। एक और जो महत्वपूर्ण आंकड़ा इसके भीतर से दिखाई देता है कि मई में करीब 15 कमोडिटी ग्रुप्स, 23 में से 15 कमोडिटी ग्रुप्स में महंगाई की दर रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ी हुई है। और जो आंकड़ा हमें बताता है सीपीआई बास्केट के अंदर करीब इनका कंबाइंड वेट 70% है, 70.82%, लगभग 71% है। और यहाँ पर महंगाई की दर अभी भी काफ़ी ऊंची बनी हुई है। ये वो कमोडिटीज़ हैं जिन कमोडिटीज़ को आप पीछे थोक महंगाई की रोशनी में देख सकते हैं। यानी इन कमोडिटीज़ की महंगाई थोक महंगाई बढ़ने के साथ आगे बढ़ती है, क्योंकि थोक महंगाई और खुदरा महंगाई में एक लैग इफेक्ट दिखाई देता है। तो अगर आप कमोडिटीज़ की दृष्टि से सीपीआई को देखें, सीपीआई में हमें बहुत ज़्यादा कमोडिटीज़ दिखती नहीं, क्योंकि थोक सूचकांक में जो कमोडिटीज़ हैं जिनसे उनका बड़ा असर दिखता है। पर यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो सबसे वरीइंग ट्रेंड है कि जून 2022 में जो इन्फ्लेशन थी मई 2022 की तुलना में वो उसमें जो कमोडिटीज़ आती थी उनकी संख्या बढ़ गई है। यानी पिछली बार जितनी कमोडिटीज़ मई में महंगाई के दायरे में थी, उससे ज़्यादा कमोडिटीज़ इस बार महंगाई के दायरे में जून में आ गई हैं। और तीसरा और अंतिम जो अंदरूनी रुख है वो महत्वपूर्ण है कि जून में ग्रामीण महंगाई शहरी महंगाई से फिर ऊंची रही है। और ये लगातार 6वां महीना है जब गांव की महंगाई शहरी महंगाई से ज़्यादा है। और ये वही इसका रिफ्लेक्शन हमें एफएमसीजी की डिमांड में, सीमेंट की डिमांड में, बाकी जगह दिखाई देगा। आमतौर पर शहरी महंगाई गांव की महंगाई से ज़्यादा होती है, ये भारत की पारंपरिक महंगाई का ढांचा है। लेकिन इस बार पिछले 6 महीने से ज़्यादा उल्टा है। गांव में ज़िंदगी ज़्यादा महंगी है, खाना पीना ज़्यादा महंगा है, शहरों की महंगाई कम दिखाई दे रही है। ये महंगाई के भीतर है भी। सर, महंगाई पीक आउट हो गई, ये मान लें कि जो उसका अधिकतम लेवल था इस दौर का, वो फिलहाल कुछ महीनों के लिए पीक आउट हो गया? मुझे लगता है कि ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि अगर महंगाई के भीतरी ढांचे को, जैसे हमने आपको बताया, कमोडिटीज़ का दायरा बढ़ रहा है, थोक महंगाई का जो रिफ्लेक्शन हमें या उसका जो असर खुदरा महंगाई में दिखता है, जो 2-3 महीने के लैग इफेक्ट के साथ दिखता है, तो मैं आंकड़ों को भीतर से अगर देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो अभी बहुत सारे ट्रेंड महंगाई के भीतर ऐसे हैं जो अनफेवरेबल हैं या महंगाई कम होने के पक्ष में नहीं है। जुलाई की महंगाई जून की महंगाई से 20 से 30 बेसिस पॉइंट ऊपर हो सकती है। इस बात की संभावना तमाम विश्लेषणों में और महंगाई के बीच में दिखाई दे रहा है। और इसलिए सरकार ने और रिजर्व बैंक ने आज बहुत सतर्क होकर बयान दिया कि महंगाई की टारगेटिंग जारी रहेगी। आज वित्त मंत्री ने भी कहा कि पॉइंटेड टारगेटिंग महंगाई पर जारी रहेगी। अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होती है तो महंगाई की रफ्तार बहुत तेज़ी से नहीं होगी, लेकिन अभी महंगाई को आरबीआई की सहनीय स्तर में आने में लंबा समय लगेगा। गैस की कीमत, सीएनजी की कीमत कुछ जगह बढ़ने की खबर है जो शायद महंगाई के आंकड़े को अगले महीने प्रभावित करेगी। जून के दौरान महंगाई दर तो घटी है, लेकिन औद्योगिक उत्पादन के मोर्चे पर अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। मई के दौरान आईआईपी ग्रोथ 19.6% बढ़ी है, जो 12 महीने में सबसे ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग, पावर और माइनिंग सेक्टर में ग्रोथ बढ़ने से औद्योगिक उत्पादन उछला है। हालांकि मई के दौरान औद्योगिक उत्पादन में ग्रोथ की एक वजह पिछले साल का छोटा बेस भी है। पिछले साल मई के दौरान कोरोना लॉकडाउन की वजह से ग्रोथ प्रभावित हुई थी। सर, औद्योगिक उत्पादन की ये रफ्तार जो दिख रही है, ये जारी रहेगी? अभी हमें इस आंकड़े को स्थिर होने में थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ये बेस इफेक्ट का आंकड़ा, और जब भी कोई आंकड़ा बेस इफेक्ट के साथ आता है तो उसमें लंबी बढ़ोतरी दिखाई देती है, दहाई के अंकों की विकास दर दिखाई देती है। जब आंकड़े को हम आईआईपी के आंकड़े को भीतर से खोल कर देखते हैं तो इसमें जितनी भी बढ़ोतरी है उसमें उन्हें आप पिछले साल की गिरावट की रोशनी में देख सकते हैं। ये
रुख अगले महीने सस्टेन करेगा, इस पर डाउट है। अगले महीने इसमें गिरावट की संभावना है, लेकिन पहली बार दो चीज़ें इस रुख से दिखाई दे रही कि एक तो हमें पिछले 5-6 महीनों में आईआईपी में एक सस्टेन्ड रिकवरी दिखती है, बड़ी नहीं लेकिन धीमे धीमे रिकवरी दिखती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो कोर सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ रेट है उससे आईआईपी की ग्रोथ रेट अब थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, और ये दो ऐसे संकेत हैं जो आने वाले समय में सस्टेन करेंगे कि नहीं करेंगे इसे मैं देखना होगा, क्योंकि दो बड़ी हेडविंड्स या दो बड़ी चुनौतियां या बाधाएं इसके सामने खड़ी हुई हैं। वो बाधाएं एक ये कि महंगाई का बड़ा असर मांग पर दिखाई देने लगा है, हमने अभी चर्चा की है, और कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ना शुरू हुई, उसका असर दिखाई दिया है। और दूसरी चीज़ ये कि चूंकि रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है तो कंपनियां इस बात पर बाध्य हैं कि वो आने वाले समय में अपनी कीमतें बढ़ाएंगी और मांग में कमी आएगी, जिसका असर हमें औद्योगिक उत्पादन के पुनर्गठन में इसमें कमी के तौर पर दिखाई देगा। तो ये दो बड़े हेडविंड्स हैं। इस आंकड़े पर को अभी स्थिर होने में थोड़ा सा समय लगेगा। अगले 2-3 महीनों बाद हमें समझ पाएंगे कि क्या भारत की औद्योगिक उत्पादन में वास्तव में रिकवरी आती दिखाई दे रही है या नहीं। बिल्कुल। अब देखिए मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शेयर बाजार से छोटे निवेशक अब निकल रहे हैं। विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली के दौर में शेयर बाजार की ढाल बने घरेलू निवेशकों का हौसला भी अब टूटने लगा है। निवेश के लिए घरेलू निवेशकों के बीच अब वैसा उत्साह नहीं बचा जैसा पिछले 2 वर्षों के दौरान दिख रहा था। बाजार में पैसा लगाने वालों की शेयरों की खरीद तो घटी ही है, साथ में नए जुड़ने वाले निवेशकों का जोश भी ठंडा पड़ा है। बीते जून के दौरान देश में सिर्फ 18 लाख नए डीमैट खाते खुले हैं, जो 16 महीने में सबसे कम मासिक आंकड़ा है। कुछ ऐसा ही हाल घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी डीआईएस का भी है। उनके निवेश में भी अब कमी देखी जा रही है। जुलाई आधा बीतने को है और डीआईएस ने 5,000 करोड़ रुपए की खरीदारी भी नहीं की है। मई और जून में डीआईएस की खरीदारी देखें तो आंकड़ा बहुत छोटा है। शेयर बाजार से घरेलू निवेशकों की मायूसी सिर्फ डीआईएस की खरीदारी और घटते डीमैट खातों से ही नहीं दिखती, बल्कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी के रास्ते आने वाला निवेश भी इस पर मोहर लगा रहा है। जून के दौरान एसआईपी के जरिए आने वाला निवेश 18 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है और 11 लाख से ज्यादा एसआईपी खाते तो ऐसे हैं जिन्होंने निवेश ही बंद कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि जितने नए एसआईपी खाते खुल रहे हैं उतने पुराने खाते बंद भी हो रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से भारतीय शेयर बाजार शानदार रिटर्न दे रहा था। कोरोना के 2 वर्षों में तो रिटर्न और भी बढ़िया रहे। 2021 में निफ्टी का रिटर्न 5 साल के ऊपरी स्तर पर रहा। बाजार की ये तेजी लॉकडाउन में घर बैठे लोगों को आकर्षित करने लगी। हर महीने लाखों डीमैट खाते खुलने लगे और उसी के साथ निवेशक शेयर बाजार में पैसा झोंकने लगे। लेकिन 2021 खत्म होने के साथ शुरू हुई विदेशी निवेशकों की बिकवाली से तेजी पर ब्रेक लग गया और बाजार ने यू टर्न ले लिया। अक्टूबर से अब तक विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से 2.6 लाख करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। बाजार को गिराने में सिर्फ एफआईएस की बिकवाली का ही हाथ नहीं, बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भड़की महंगाई और अमेरिकी डॉलर की तेजी ने भी आग में घी का काम किया है। डॉलर की तेजी को बाजार के जानकार विदेशी निवेशकों की बिकवाली से भी जोड़ रहे हैं। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजय कुमार का मानना है कि जब तक अमेरिकी डॉलर में स्थिरता नहीं आएगी तब तक विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में बिकवाली करते रहेंगे। विजय कुमार का कहना है कि भारतीय शेयर बाजार का भविष्य अमेरिका की महंगाई और उस महंगाई पर अमेरिकी सेंट्रल बैंक की प्रतिक्रिया पर टिका है। कुल मिलाकर भारतीय शेयर बाजार के भविष्य की दिशा को निर्धारित करने में ग्लोबल घटनाक्रम अहम भूमिका निभाने वाले हैं। मनी 9 के लिए संदीप ग्रोवर के साथ मनोज कुमार। सर, ये छोटे निवेशक ही थे जिन्होंने बाजार को होल्ड करके रखा था। हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि एफआईएस तो लंबे समय से जा रहे थे, अब अगर इनका भी धैर्य चुक गया तो ये बाजार के लिए कैसा संकेत है? थोड़ा चिंताजनक है। और हम अक्सर बाजार को शुभम बड़े सूचकांकों के संदर्भ में विदेशी निवेशकों की बिकवाली और उन्हें होने वाले नुकसान फायदे के संदर्भ में देखते हैं। अगर बाजार अपने ऊपरी स्तरों से तेजी से करेक्ट हुए या टूटे हैं तो हमें समझना चाहिए कि उसका असर छोटे निवेशकों के पोर्टफोलियो पर और ज़्यादा और गहरा हुआ होगा। दूसरी चीज़ है कि बाजार की इस ताज़ा गिरावट में निफ्टी का स्वभाव बिल्कुल दूसरा है और जो सेक्टोरल इंडिसेज हैं उनका स्वभाव बिल्कुल दूसरा है। निफ्टी की तुलना में जो
अलग अलग सेक्टर के इंडेक्स में बहुत तेजी से और बहुत ज़्यादा करेक्ट हुए हैं। फिर आप जब तीसरे स्तर पर जाएं और आप देखें स्टॉक्स में करेक्शंस और ज़्यादा हैं, तो इसलिए इनका सामूहिक असर छोटे निवेशकों के पोर्टफोलियोज पर काफ़ी ज़्यादा गहरा दिखाई देता है, खासतौर से वो छोटे निवेशक जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रखा है और शायद वो अपने म्यूचुअल फंड के रिपोर्ट्स को, आंकड़ों को रोज देख रहे होंगे, उनके पास जो उनके स्टेटमेंट आते हैं उन्हें देख रहे होंगे, और इसलिए इसका दबाव हमें आगे आने वाले निवेश पर दिखाई देता है। हमें यह समझना ज़रूरी है कि दो तरीके से छोटे निवेशकों के बाजार में रुख को नापने का तरीका हमारे पास है। एक तरीका यह है कि SIPs कंटिन्यू रहें और दूसरा ये कि SIPs नहीं हो। SIP टूटने की संभावना भी नहीं दिखाई देती, यानी वो कंटिन्यूएशन में जिसकी SIP है वो सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, आदमी अपने किसी पर्सन ने अपनी तनख्वाह से ECS के जरिए भुगतान शुरू कर रखा है, वो अभी जारी है, टूटना नहीं शुरू हुई है, रिडम्पशन आना नहीं शुरू हुए हैं। लेकिन नए SIP खुलने की रफ्तार में शायद आने वाले समय में कमी आएगी। डिमैट अकाउंट्स में एक्टिव डिमैट अकाउंट्स की संख्या कम हो रही है, इनएक्टिव डिमैट अकाउंट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो सीधे बाजार में दखल छोटे निवेशकों की तरफ से ट्रेडिंग में भी कमी है। और दूसरा ये कि अगले 2-3 महीनों में हमें पता चलेगा कि नई SIPs खुलने में कितना की दर कितनी कम हुई। हालांकि म्यूचुअल फंड बाजार में फिर थोड़ी गर्मी आने की कोशिश हो रही है, NFOs आने लंबे समय से जिन न्यू फंड ऑफर्स पर रोक लगी थी वो दोबारा आने शुरू होने की संभावना है। तो हो सकता है कि छोटे निवेशकों को अच्छे फंड ऑफर्स मिलें जिसमें वो अपना निवेश नए सिरे से शुरू कर पाए। लगातार मजबूत हो रहे अमेरिकी डॉलर से भारतीय रुपया तो टूट ही रहा है, दुनिया की कई मजबूत मुद्राएं भी डॉलर की तेजी के आगे झुक गई हैं। मंगलवार को यूरोपीय करेंसी यूरो का भाव घटकर डॉलर के बराबर पहुंच गया, यानी कि अब आपको 1 यूरो खरीदने के लिए $1 देना होगा। 2002 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है जब यूरो और डॉलर समान भाव पर देखे जा रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में लगातार तेजी बनी हुई है, जिस वजह से यूरो समेत दुनिया की तमाम मुद्राओं को पर डॉलर हावी हो रहा है। सर, ये पैरिटी क्या बताती है, इसका मतलब क्या है, क्या संकेत देती है कि अगर डॉलर और यूरो एक बराबर हो गए हैं? डॉलर इंडेक्स की मजबूती पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर, मुद्राओं पर असर कर रही है, यूरोप पर बहुत गहरा असर कर रही है। और यूरोप, ये जो पैरिटी है, ये $1 का $1 होना, $1 का $1 होना या $1 का $1 होना, ये यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं में कई तरह के यूरोपियन अर्थव्यवस्थाओं के लिए कई तरीके की चुनौती भरे संकेत लेकर आया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यूरोपियन अर्थव्यवस्थाएं मंदी की तरफ खिसक रही हैं, वहाँ आर्थिक विकास दर कमजोर है, ईंधन की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, उनकी अर्थव्यवस्थाओं में अपने भीतर इतनी ताकत नहीं है और इस गिरावट का असर उन पर दिखाई दे रहा है। इस बात के लिए दबाव बना रहा है कि अगर यूरो को और टूटने से रोकना है तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक को ब्याज दर बढ़ानी होगी। और उस बात का संकेत अब और मिल गया इस पैरिटी के बाद कि शायद आने वाले समय में यूरोप में कर्ज महंगा होगा, क्योंकि उसके बिना इसे रोका नहीं जा सकता। यूरो एक अनोखी किस्म की मौद्रिक व्यवस्था है जिसमें बहुत छोटी अर्थव्यवस्थाएं भी हैं जो इंपोर्ट पर आधारित हैं और बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जर्मनी, फ्रांस जैसी निर्यात पर आधारित है। तो यूरो की कमजोरी का फायदा जर्मनी को फिलहाल होगा, क्योंकि जर्मनी एक बड़ी एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, लेकिन जर्मनी के एक्सपोर्ट्स का में एक बड़ा हिस्सा कमोडिटी इंपोर्ट्स का है, उनकी लागत बढ़ जाती है जब यूरो कमजोर होता है। तो जर्मनी के लिए की तरफ लोग देख रहे हैं कि जर्मनी के जब आर्थिक आंकड़े आएंगे तो समझ में आएगा कि कमजोर यूरो से क्या उसके निर्यात बढ़ने में उसे कोई फायदा दिखा या नहीं दिखाई दिया। लेकिन तात्कालिक तौर पर यूरोप की समस्या 2 वजह से गहरा सकती है इस पैरिटी की वजह से। एक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक को ब्याज दरें बढ़ानी होंगी, जिससे कर्ज महंगा होगा, जो वहाँ पहले से ही सुस्ती और मंदी को मजबूत करेगा, क्योंकि वहाँ ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, महंगाई 30 साल 40 साल की ऊंचाई पर है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि डॉलर की मजबूती आने वाले समय में और बढ़ती जाएगी और इसका असर हमें दुनिया भर की बाकी मुद्राओं पर दिखाई देगा। भारत के संदर्भ में भी इसे जोड़ें कि भारत का जो रीर इंडेक्स है उसमें यूरो का वजन डॉलर के बाद सबसे ज़्यादा है, तो यूरो की कमजोरी ओवरऑल रुपए और डॉलर की एक्सचेंज रेट पर या रीर सूचकांक पर रुपए की कमजोरी को प्रभावित कर रही है, रुपए की कमजोरी को बढ़ा रही है। बिल्कुल। हाल के दिनों में कमोडिटी की कीमतों में आई गिरावट के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू उपकरणों के दाम घट सकते हैं, तो आप गफलत में हैं, क्योंकि कंपनियां दाम घटाना तो दूर, इन्हें बढ़ाने की योजना बना रही हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी गोदरेज अप्लायंसेज के वाइस प्रेसिडेंट कमल नंदी ने एक साक्षात्कार में ये कहा कि अभी जो तिमाही चल रही है उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट की कीमतों में 2 से 8% की बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने कीमतें बढ़ने की जो वजह बताई है वो कमज़ोर रुपया बताया। सर,
कीमतें घटी क्यों नहीं? कमोडिटी की कीमतें तो हम देख रहे हैं, कॉपर देखिए, एल्यूमिनियम देखिए, स्टील देखिए, सारे कमोडिटीज टूटी हुई हैं, उसके बाद कीमतें घटाई क्यों नहीं उसकी कंपनियों ने? दो बड़ी वजह हैं। रुपए की कमजोरी ने, जो भी हमने इस पर मनी सेंट्रल ने पहले भी चर्चा की थी कि भारत को कमोडिटी की कीमतों में कमी या मंदी ड्रिवन कमोडिटी की कीमतों में जो कमी है उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। ये उस बात का संकेत है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां ठीक त्यौहार का, फेस्टिव सीजन की तैयारी शुरू हो जाती, त्योहारी सीजन से पहले अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाने जा रही हैं, क्योंकि जो भी कमी हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी के दबाव के कारण कॉपर, एल्यूमिनियम, मेटल्स में दिखाई दी, रुपए की गिरावट उससे ज़्यादा तेज थी और उसकी जो कमी का असर था वो बराबर हो नहीं गया। मिल पाया। अब जैसे एसी को लीजिए, एसी में करीब करीब 60% इंपोर्ट कंटेंट है, रेफ्रिजरेटर में करीब करीब 25% इंपोर्टेड कंपोनेंट का कंटेंट है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स हो। इनकी कीमतों में, अगर इनके कच्चे माल की कीमत में दुनिया में गिरावट हुई भी है तो रुपए की कमजोरी से वो बराबर हो गई, और इसलिए कंपनियां अब इस तरफ जा रही हैं जब उन्हें पता है कि जनरली मार्केट में डिमांड अच्छी होने का एनवायरनमेंट नहीं है, महंगाई है, लोग ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहते हैं, तो वो जितने भी नुकसान अपने हेज कर सकें वो कीमतों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी करके हेज करना चाहते हैं। सर, आने वाले दिनों में ये एफएमसीजी के या कंज्यूमर ड्यूरेबल के अलावा भी कहीं और असर दिख सकता है? इसका असर कई जगह दिखाई दे सकता है। कार कंपनियों में हम देख चुके हैं, ऑटोमोबाइल कंपनियां लगातार कीमतें बढ़ाने को तैयार हैं। हर महीने में हम देखते हैं कि, और खासतौर से सेल्स बढ़ने के बाद भी उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो रही। वेटिंग लिस्ट लंबी है कंपनियों के पास, फिर भी उसकी वो बढ़ोतरी कर रही। अब क्या है कि भारत की पूरी महंगाई का एक बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा रुपए की कमजोरी से प्रभावित हो रहा है। ऊर्जा की कीमतें, ईंधन की कीमतें तो पहले से थी ही, रुपए की कमजोरी ने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था में महंगाई के एक नए दौर की शुरुआत की, और उसका असर हमें उन सारे सेक्टर्स पर दिखाई देगा जो इंपोर्ट इंटेंसिव हैं और जिन्हें आयातित कच्चे माल की ज़रूरत है, और जो ये समझते हैं कि रुपए की कमजोरी से हम ये समझते हैं कि अगर निर्यात मजबूत होगा तो उसकी संभावना भी कम है, क्योंकि भारत के निर्यातों में भी जो बड़े प्रमुख निर्यात हैं उनमें इंपोर्टेड कंपोनेंट का या इंपोर्टेड कंटेंट का, इंपोर्टेड कच्चे माल का हिस्सा बहुत बड़ा है। जैसे पेट्रोलियम, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इनका बड़ा हिस्सा हमें आयात से प्राप्त होता है और उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। अदानी समूह की तरफ से भले टेलीकॉम सेवा कारोबार में नहीं उतरने का बयान आया हो, लेकिन इसके बावजूद अदानी समूह को गुजरात सर्किल में कॉलिंग और इंटरनेट सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण मंजूरी मिली है। दूरसंचार विभाग ने इस समूह को गुजरात सर्किल में कॉलिंग और इंटरनेट सेवाओं के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है। हालांकि समूह ने जब 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लेने की जानकारी दी थी तो ये साफ कर दिया था कि वे स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल केवल प्राइवेट नेटवर्क को तैयार करने में करेंगे और टेलीकॉम सेवा में उतरने का कंपनी का कोई इरादा नहीं है। लेकिन दूरसंचार विभाग से अदानी समूह को लेटर ऑफ इंटेंट मिलने के बाद संभावना बढ़ गई है कि भविष्य में ये ग्रुप टेलीकॉम सेवाओं में भी उतर सकता है। सर, क्या तैयारियां हैं ग्रुप की? क्या लगता है आपको टेलीकॉम में लाइसेंस लेना जरूरी था, क्योंकि अगर इंटरप्राइज 5G सर्विसेज भी देनी होंगी अडानी समूह को तो उसे इस लाइसेंस की जरूरत होगी। तो गुजरात सर्किल से वो शुरुआत अडानी समूह करेगा, क्योंकि गुजरात में अडानी का बड़ा इंडस्ट्रियल बेस है और वहाँ इंटरप्राइज सोल्यूशन देने के लिए उन्हें इस लाइसेंस की ज़रूरत थी। अब यहाँ दो तरीके की संभावनाएं शुभम बनती दिखाई देती हैं। उसका हमें शेयर बाजार पर काफ़ी दिलचस्प असर भी दिखाई दिया। एयरटेल के स्टॉक्स पर या रिलायंस भी परोक्ष रूप से प्रभावित हुआ, हालांकि रिलायंस की कंपनी उतनी लिस्टेड नहीं है। सबसे ज़्यादा बुरा असर वोडाफोन के स्टॉक पर पड़ा, बाकी तो ठीक, लेकिन वोडाफोन के लिए और ज़्यादा बड़ी चुनौती। यहाँ दो तरीके की संभावनाएं बनती दिखाई देती हैं अडानी के इस नए लाइसेंस से या गुजरात सर्किल से शुरुआत में। एक संभावना यह है कि क्या अडानी समूह पूरे देश की मोबिलिटी सर्विस में उतरेगा? उतर सकता है, फंड है, लेकिन क्या अडानी समूह पूरे देश के लिए 5G का लाइसेंस लेगा? करीब करीब $5 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट होगा, जो मौजूदा प्राइसिंग स्पेक्ट्रम की अभी हमें दिखाई दे रही है उस हिसाब से। क्या पूरे देश के भीतर 5G सेवा देने के लिए अडानी समूह इतना निवेश करेगा? हालांकि अडानी समूह इस समय हर उपलब्ध कारोबार में निवेश कर रहा है, जो भी विकल्प वहाँ मिल रहे हैं, कहना मुश्किल है। उसका दूसरा जवाब, इस सवाल का जवाब एक दूसरे सवाल में भी छिपा हुआ है कि अभी फिलहाल 5G की पूरी प्लानिंग भारत में एंटरप्राइज 5G की ही प्लानिंग है, क्योंकि आम लोगों के लिए, आम उपभोक्ताओं के लिए 5G सर्विसेज को अफोर्ड करना और उसके आसपास उसका जो इकोसिस्टम बनाना वो मुश्किल है। तो ज़्यादातर 5G के ग्राहक पहले चरण में, पहले 1 साल के भीतर इंटरप्राइजेज ही होंगे जिनको हाई स्पीड डेटा कैपेसिटीज़ की ज़रूरत है। और उस इंटरप्राइज बाजार में अडानी ने अपना टॉवल फेंक दिया है, अपनी हैट फेंक दी है। और यही वजह है कि भले ही अडानी समूह पब्लिक मोबिलिटी में ना आए, पूरे देश का लाइसेंस ना ले, लेकिन अगर इंटरप्राइज
5G सर्विस में वो आगे आता है और बढ़कर इंटरप्राइज सर्विस प्रतिस्पर्धी रूप से देना शुरू करता है, तो इसका असर एयरटेल और जियो की संभावनाओं पर पड़ेगा, क्योंकि वो भी शुरुआत में उसी बाजार को टारगेट कर रहे थे जिस बाजार में अब अडानी प्रतिस्पर्धी के तौर पर आ गया, और इसलिए हमें एयरटेल के स्टॉक के ऊपर असर दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं होगा कि अडानी की सर्विसेज की संभावना कम दिखाई देती कि पूरे देश में अडानी की सर्विस मिलने लगे, लेकिन अडानी समूह उन प्रमुख बड़े मार्केट में, गुजरात के इंडस्ट्रियल जोन्स में या महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल जोन्स में अगर 5G सर्विसेज कॉम्पिटिटिव रेट पर देने की कोशिश करता है तो उसका असर हमें एयरटेल और जियो की संभावनाओं पर दिखाई देगा। हालांकि एयरटेल और जियो 5G की तैयारियों में काफ़ी पहले से लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी पार्टनर्स फिक्स कर लिए हैं, उन्होंने पहले लेवल के ट्रायल्स भी कर लिए हैं। अडानी समूह को अभी वो टेक्नोलॉजी का जो पीछे का हिस्सा है उसे बहुत तेजी से कवर अप करके आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल। अब बात श्रीलंका की। श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति के देश छोड़कर मालदीव जाने की खबरों के बाद लोगों का गुस्सा देखा जा रहा है। लोगों के बढ़ते गुस्से को देखते हुए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। कोलंबो समेत कई शहरों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। श्रीलंका में बढ़ती महंगाई, खाने की किल्लत, महीनों से हो रही लंबी बिजली कटौती और तेल गैस नहीं मिलने से अब लोगों का गुस्सा सरकार के प्रति बढ़ने लगा है। और सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि श्रीलंका इस आर्थिक और राजनीतिक संकट से कैसे निपटेगा। सर, इमरजेंसी लगने के बाद क्या होगा जो अब तक नहीं हो रहा था? स्वाभाविक रूप से अगर समझें तो इमरजेंसी तो श्रीलंका में पहले से ही है। जब कोई देश अपने आप को आधिकारिक रूप से बैंकरप्ट घोषित कर दे, वहाँ के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग जाएं, तो इमरजेंसी और आपातकाल की स्थिति है। अब अगर आप इंस्टीट्यूशंस के तौर पर देखें श्रीलंका की पॉलिटिक्स में, तो आर्थिक स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर दो इंस्टीट्यूशंस सक्रिय दिखते हैं। बाकी इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर चुके हैं। राष्ट्रपति का दफ्तर कोलैप्स कर चुका है, प्रधानमंत्री किसी स्थिति में नहीं है। एक इंस्टीट्यूशन है वो आर्मी है, जिसे देश की लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति संभालनी होगी, और जैसी खबरें हम देख रहे हैं शायद आर्मी श्रीलंका की सेना सक्रिय हो गई और वो देश की कानून व्यवस्था को संभालने की कोशिश करेगी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन श्रीलंका का बैंक है, जो फेडरल बैंक है, जो नेशनल बैंक है। वहाँ से कम एक राहत की खबर है कि श्रीलंका के फेडरल बैंक का एक इंटरव्यू राइटर्स ने कैरी किया है, जिसमें उन्होंने कहा, श्रीलंका के बैंक के चीफ ने, जिनका नाम पी नंदलाल वीर सिंघे है, उन्होंने कहा है कि वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, वो बैंक के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे और श्रीलंका को इस संकट से उबारने की कोशिश करेंगे। अब संकट से उबारने की कोशिश दो तरीके से चल रही है श्रीलंका के भीतर। जो हमारे सोर्सेज हैं, हमको पता चल रहा है, उसमें एक महत्वपूर्ण कोशिश ये है कि श्रीलंका तत्काल भारतीय रिजर्व बैंक से $1 बिलियन के स्वैप की कोशिश कर रहा है कि अगर कहीं से उसे $1 बिलियन के स्वैप की कोशिश हो। भारतीय रिजर्व बैंक करेगा कि नहीं करेगा, पर राइटर्स को अपने इंटरव्यू में श्रीलंका का जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर ने इस बात का संकेत दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि IMF के साथ उनकी बातचीत एक सीमा तक पहुंच चुकी है, ख़त्म भी हो चुकी है IMF से मदद के लिए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती IMF का पैकेज लेने में इस समय यह है कि जब तक श्रीलंका में अराजकता खत्म नहीं होगी। विक्रम सिंघे ने अपने इंटरव्यू में, वीर सिंघे ने अपने इंटरव्यू में बात कही है कि टेक्निकल लेवल पर हमने IMF को सारे कमिटमेंट कर दिए हैं, जो IMF ने शर्तें मानी हैं कि हम अपनी व्यवस्था, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जब तक पीछे खड़ा नहीं होगा तब तक IMF इस बात पर भरोसा नहीं करेगा कि उसे जो श्रीलंका को बेल आउट देना वो बेल आउट लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और इसके लिए श्रीलंका में केओस खत्म होना, अराजकता खत्म होना जरूरी है। श्रीलंका के लोगों का इस बात के लिए इंतजार करना जरूरी है कि वहां पर एक जैसी भी एक खींचतान वाली सरकार बने और बनकर वो दुनिया को आश्वस्त कर सके, IMF को आश्वस्त कर सके कि उसकी शर्तें लागू की जाएंगी और तब उसे कोई पैसा मिलेगा। पर एक बड़ी नसीहत श्रीलंका से सबके लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, कि आर्थिक समस्याएं छिपाने की कोशिश सफल नहीं होती। कितनी भी प्रयास किए करें सरकारें, लेकिन जब अर्थव्यवस्था एक बार बिखरना शुरू होती है, हाथ से निकलना शुरू होती है, तो चीज़ें रुकती नहीं। ये सब बात जितनी श्रीलंका के बारे में सही है उतनी ही अमेरिका के बारे में सही। इतनी कोशिश अमेरिका ने की, लेकिन जब लीमैन डूबा तो डूब ही गया, रुका नहीं। और लीमैन ने डूबने के बाद पूरे यूरोप में और पूरे अमेरिका में बैंकों के डूबने की पूरी झड़ी लगा दी। वो चाहे ग्रीस हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो ट्यूनीसिया हो और चाहे वो श्रीलंका हो। आर्थिक समस्याओं की अनदेखी, उनसे बचने की कोशिश जब भी सरकारें करती हैं तो वो रुकती नहीं है, वो और ज़्यादा गहरी होकर सामने आती हैं। और ये बात हमें श्रीलंका से सीखनी चाहिए, सबक के तौर पर समझनी चाहिए। बिल्कुल। आज के मनी सेंट्रल में फिलहाल इतना ही। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर विश्लेषण के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया। बने रहिए मनी 9 के साथ। कल फिर होगी मुलाकात शाम को 7 बजे। नमस्कार।
का नाम ये कंबोज लाल है।